का जो हमारा टॉपिक है वो है भू राजस्व व्यवस्था। औपनिवेशिक काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि जन्य सभी को मालूम है, परंतु पलासी की विजय के उपरांत अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को विस्तार प्रदान करने हेतु अधिशेष एवं आत्मनिर्भरता वाली जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए जो भी यहाँ के परंपरागत कृषि ढांचे थे उसको नष्ट कर नई भू राजस्व एवं निर्धारण एवं संग्रहण पद्धतियों को अपनाया। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब पलासी की विजय के बाद आपको पता है अंग्रेज़ों को भारत में एंट्री मिल ही गई थी, बंगाल पे इनका अधिकार हो गया था। तो क्या था कि हमारे यहाँ जो भी आय का स्रोत है या मुख्य रूप से वो क्या होता था, कृषि ही थी। और कृषि के से आय के लिए क्या लगान व्यवस्था, इससे पूर्व भी कई अलाउद्दीन खिलजी हैं, शेर शाह हैं, आपने सबने पढ़ा होगा, सबकी अपनी अपनी लगान व्यवस्था थी, अलग अलग सिंचाई कर कहीं कुछ अलग अलग चीज़ें लगती थी सिंचाई व्यवस्था। बट जो अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ वो क्या था, इनका अधिक से अधिक जो भी उद्देश्य था वो था कि इससे अधिक लाभ कमाया जाए और वो किसानों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। अब देखते हैं इनने मेनली 3 भू राजस्व नीतियाँ हैं जो मॉडर्न इंडिया में है। वो क्या है, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। ये मेनली 3 है। देखिए, स्थायी बंदोबस्त पढ़ने से पहले हम या स्थायी बंदोबस्त के बारे में जानने से पहले स्थायी बंदोबस्त आया क्यों ये जान लेते हैं। इसके लिए जो पूर्व की पृष्ठभूमि है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर इजारेदारी या फॉर्मिंग सिस्टम की शुरुआत भू राजस्व की वसूली के लिए की। यानी कि जो पलासी का युद्ध हुआ फिर उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन आया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब आए तब उन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। ये फैक्ट है किसमें, 1772 में, आपके प्री में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो इजारेदारी व्यवस्था लाए, ठीक है, द्वैत शासन में क्या था, दीवानी मामले इनके कंपनी के हाथ में थे और जो भी प्रशासनिक और वो थे वो उनके हाथ में थे, भारतीयों के हाथ में, इसलिए इसको द्वैत शासन, क्योंकि दोनों मिलकर शासन कर रहे। इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत, यहाँ इजारेदारी को समझ लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत जो था कि कंपनी के किसी भी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। सबसे अधिक बोली लगाने से क्या होता था कि ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के पास ये अधिकार जाए जिनके पास जो कृषि से रिलेटेड हो। अधिक बोली लगाने के चक्कर में जो भी धनिक वर्ग या उस तरीके के जिनके पास ज़्यादा पैसा था तो वो खरीद लेते। इनका क्या था, कृषि से कोई संबंध ही नहीं था। जब कृषि से संबंध नहीं था तो कृषि से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती थी या जो भी तरीका था, यहाँ ये भी कृषि को एज अ व्यापार करने लगे थे। तो उस तरीके से क्या, कृषि का विकास नहीं हुआ। ठीक है, फिर हेस्टिंग्स के समय में जो भू राजस्व बंदोबस्त था उसको 5 वर्ष के लिए स्थायी किया गया, जबकि इससे पहले जो क्लाइव का टाइम था जिसने द्वैत शासन लाया था उसके टाइम में ये वार्षिक था। परिणाम क्या हुआ, वही ठेकेदारों का कृषि के विकास में रुचि न लेना, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो मोस्टली क्या था, पैसे ही कमाना। क्योंकि इन्होंने अधिकतम बोली लगा के ही कृषि का वो खरीदा है, तो वो भी चाहते थे कि जो हमने अधिक से अधिक बोली लगाई है वो पैसा लेके कुछ एक्स्ट्रा अपना ले लें, तो उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या किसान, इससे क्या हुआ, किसानों की स्थिति भी खराब हुई, क्योंकि वो उस प्रोफेशन से ही रिलेटेड नहीं थे, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी, समस्याएं थी, तो उसको नहीं समझते थे। ठीक है, कंपनी पहले ही एक फिक्स्ड उस पर पैक्ट कर चुकी थी, तो कंपनी को भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो स्थायी, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्थायी बंदोबस्त। जब कॉर्नवालिस भारत आया, भारत में तब तक कोई निश्चित लगान व्यवस्था नहीं, ठीक है, कोई फिक्स लगान व्यवस्था नहीं थी, और उस टाइम तक इजारेदारी व्यवस्था उसके दुष्परिणाम भी सामने आ चुके थे तथा अंग्रेजों को यह भी स्पष्ट हो चुका था कि बंगाल में धन का एकमात्र स्रोत कृषि है, वाणिज्य नहीं है। तो इसीलिए कृषि का विकास ज़रूरी था। और दूसरी बात क्या है कि वाणिज्य का विस्तार और विकास भी यहाँ किस पर निर्भर करता है, कृषि पर ही। इसलिए कॉर्नवालिस कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु लगान नीति व राजस्व प्रशासन में सुधार चाहता था।
कॉर्नवालिस जब आया था तब भी मतलब इस तरीके की चीज़ें स्टडी करके आया था, ताकि उसे पता था कि भारत में आके कोई दीर्घकालीन व्यवस्था उस चीज़ के लिए लागू करनी है। इस सुधार के तहत कॉर्नवालिस इंग्लैंड की सरकार और निर्देशक जितने मंडल थे वो दीर्घकालीन लगान नीति के पक्ष में थे। अब जो दीर्घकालीन लगान नीति ये डिसाइड हो गया कि जो भी लगान नीति होगी वो दीर्घकालीन होगी, बट इसमें भी कुछ समस्याएं थी। तो दो विचारक थे, जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर। इनके अलग अलग मत थे कि कैसा बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, तो ग्रांट का मानना था कि भूमि पर किसका अधिकार है? सरकार का। जमींदार का कार्य सिर्फ लगान इकट्ठा करना है, जैसे पहले होता था। उनका रहना या ना रहना सरकार पर निर्भर करता है। जबकि जॉन शोर जो थे वो क्या करते थे, जमींदारों को ही भूस्वामी मानते थे और उनका मानना था कि उनको भूमि कर में भाग दिया जाना चाहिए, ये उनका वंशानुगत अधिकार है। ठीक है, तो अब बंदोबस्त जो करने का वो था, तो उसमें समस्या ये आ रही थी कि हम किसानों के साथ पैक्ट करें या जमींदारों के साथ। तो कॉर्नवालिस शोर के मत से ज़्यादा सहमत थे कि पैक्ट हमें जमींदारों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि ना तो कंपनी के पास ऐसे कर्मचारी थे इतने अधिक मात्रा में कि जो लगान व्यवस्था में लगा दिए जाते। दूसरा, उनके पास कोई लगान व्यवस्था या लगान वसूल करने का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। सेकंड थिंग जो मतभेद था दोनों में वो क्या है, लगान को निश्चित, लगान को मतलब निश्चित करने का आधार क्या होना चाहिए। तो जो ग्रांट थे उनका मानना था कि लगान को निश्चित करने का आधार भूमि की पैदावार होना चाहिए। 1965 में जो भी पैदावार हुई थी, 1765 में जो पैदावार हुई थी वह लगान को आधार दर हो। ठीक है, जबकि मतलब जो 1765 में हुई पैदावार था उसी को लगान का आधार बनाया जाए। जबकि शोर का मत था कि लगान को निश्चित करने का अधिकार तत्कालीन वर्षों में किया गया एकत्रित लगान ही होना चाहिए। ठीक है, तत्कालीन मतलब जो रीसेंट ईयर्स थे उनमें भूमि कर कितना और इसका आधार क्या हो, ये लोगों के पास समस्या थी। तो कॉर्नवालिस का मत था कि यहाँ भी कॉर्नवालिस ने शोर का ही समर्थन किया और 1790-91 में जो वसूल किए गए लगान को आधार बनाकर स्थायी बंदोबस्त कर लिया। अब एक समस्या और थी कि स्थायी बंदोबस्त कैसा हो, स्थायी मतलब जो भी बंदोबस्त हो वो स्थायी हो या कुछ वर्षों का हो। तो ग्रांट और शोर दोनों ही स्थायी करने के पक्ष में नहीं थे, जबकि कॉर्नवालिस और जो भी जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे तो उनका मत था कि दीर्घकालीन हो, इसलिए उन्होंने स्थायी करने के पक्ष में डिसीज़न लिया। इस कारण क्या हुआ, 1790 में से पहले इन्होंने 10 वर्ष के लिए ट्रायल के रूप में लगाया, बट 1-2-3 साल बाद 1793 में इन्होंने बंगाल व बिहार और उड़ीसा में इसको स्थायी कर दिया। इसी कारण हम इस बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है, नोट कर लेना कि 1793 में से स्थायी कर दिया था, लगाया 1790 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये जो लागू करने के उद्देश्य जो अभी मैंने चीज़ें पहले डिस्कस की हैं लगभग उसी का आपको रिपीटेशन ही लगेगा। देखो, जमींदार सरकार क्या था कि जमींदारों का ऐसा वर्ग तैयार करना जो कृषि क्षेत्र में उन्नति लाए और ज़रूरत पड़ने पर शक्तिशाली जमींदार वर्ग सरकार का साथ दे। जमींदारों से पैक्ट करने के सरकार के दो मंतव्य थे। एक तो यही कि एक ऐसा वर्ग तो जमींदार कृषि से रिलेटेड है तो किसी चीज़ की समस्याएं समझेगा और उसमें उन्नति लाने का प्रयास करेगा। और दूसरी बात यह क्या थी कि जब भी कोई ऐसा इशूज़ होता है या कुछ होता है तो जमींदार उनका क्या बन जाता, क्योंकि सरकार जमींदार को पैसा दे रही थी या अर्निंग का वो था उनका साधन, तो यानी कि जमींदार जब भी कोई पक्ष लेने की बात आती है वो होती तो सरकार के फेवर में रहते, ये था। ठीक है, ये तो था ही कि स्थायी क्यों किया गया था, क्योंकि सरकार की आय को निश्चित और स्थायी करना था। तीसरा क्या था कि सरकार ने ये पैक्ट जमींदारों के साथ ही क्यों किया, क्योंकि लगान वसूल करने में कोई खर्च और असुविधा उठाने नहीं चाहती थी। ठीक है, कंपनी के पास लगान व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की भी कमी थी, क्योंकि वहाँ से इतने सारा ह्यूमन रिसोर्स उनके पास नहीं था। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित अन्य था, यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे मान लो आपको कभी आता है कि गुण और दोष बताना है या वैसे तो उस तरीके की चीज़ों के लिए कि यहाँ क्या था कि ज़मींदारों को भूस्वामी मान लिया गया था।
इससे पूर्व जमींदार क्या थे, संग्रहकर्ता के रूप में काम कर सिर्फ लगान इकट्ठा करते थे और जो भी सरकार होती थी उसको दे देते। लेकिन इस बार क्या था, जमींदार का भूमि पर अधिकार था, वो खरीद फरोख्त भी कर सकता था और ये वंशानुगत अधिकार बन गया था। बट कब तक, जब तक जमींदार अंग्रेज़ों को टाइमली या कंपनी को टाइमली लगान देते रहते। अगर लगान नहीं देते थे देन फिर अलग वो होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है लगान का जो वो था 1/11 भाग जमींदार को रखना था, बकाया भाग किसको देना था, कंपनी को। देखिए मैंने बता ही दिया कि जमींदार भूमि की खरीद फरोख्त भी कर सकता था। जमींदार समय से लगान अदा नहीं कर पाते तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इस संबंध में कानून पारित किया गया था, इसको सूर्यास्त कानून कहते हैं। कि सूर्यास्त कानून इसलिए कहते हैं कि मतलब सूर्य अस्त करने से पहले, जैसे मतलब कोई एक डेट डिसाइड किए, उस दिन आपको वो लगान जमा करना है। अगर आपने वो लगान जमा नहीं किया तो उस भूमि पर से आपका अधिकार हट जाता था। इसके अनुसार यदि निश्चित तिथि तक जमींदार लगान या उसका निश्चित हिस्सा नहीं जमा करता था तो कानूनी कार्रवाई कर जमींदार उनकी जो जमींदारी है वो छीन ली जाती थी। ठीक है, ये सही कर लें, जमींदारी छीन ली जाती थी और सार्वजनिक नीलामी करती जाती। अब जो नीलामी करती जाती थी तो उसमें तो कई लोग आ जाते थे। जो नए जमींदार आते थे इनसे क्या होता था कि खुद लगान वसूल नहीं करते थे, क्योंकि नीलामी करते किसी और ने खरीद लिया या इस तरीके से, तो ये खुद लगान वसूल नहीं करते थे, वरन अपनी किससे करवाते थे, प्रतिनिधियों से लगान वसूल करवाते थे। अर्थात भूमि जो स्वामी था और काश्तकार के बीच था और दलाल और बिचौलियों का जन्म हुआ। ठीक है, जमींदार खुद में बिचौलिया था बट उसने और लोगों को जन्म दिया क्योंकि उसके प्रतिनिधि उस समय लगान वसूल कर रहे होते थे। जमींदार को पूर्व निर्धारित रकम देनी होती थी, इसलिए ये लोग किसानों से निर्धारित मात्रा से अधिक लगान वसूल करते। कि देखो जमींदार को तो एक फिक्स्ड अमाउंट देना है जो पहले से डिसाइडेड है, बट जमींदार क्या सोचते थे, किसानों से उस निर्धारित लगान से अधिक कमाएंगे फिर तो उनका हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस व्यवस्था ने भूमि संबंध, हाँ इस व्यवस्था की खास बात है कि इसने जो भूमि संबंध थे जो बहुत पहले से चले आ रहे थे उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया था। पहली बात कि इस टाइम में भूमि जो है क्रय विक्रय की वस्तु बन गई थी, खरीद फरोख्त हो सकती थी और ज़्यादातर भूमि बिक्री द्वारा स्थानांतरित हो गई थी। कभी किसी के पास, कभी किसी, जो किसान लगान नहीं दे पाते थे उनकी भूमि बेच दी जाती थी। ये ज़मीनें फिर क्या होता था, कलकत्ता के बड़े बड़े व्यापारी जो थे या धनिक वर्ग थे उनके हाथों में चली जाती थी और जो जमींदार भी और फिर उनको जमींदारी मतलब भूमि तो बेच ही दी जाती थी, साथ साथ उनको जमींदारी भी बेच दी जाती थी और वो उसे खरीद लेते थे। इस तरह क्या हुआ, दूरस्थ और दूरवर्ती, क्योंकि वो वहाँ उस गांव में नहीं रहते थे, वहाँ से फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो जो एक इम्पैक्ट था इनका वो क्या था कि दूरस्थ और दूरवर्ती जमींदारों का इससे जन्म